स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? सबके सिस्टम में हो रही है? अच्छा, लास्ट टाइम क्या देखा था हम लोगों ने? फायर बेस ही देख रहे थे बिल्कुल। हम लोगों ने स्टडी किया था या समझा था काइंड ऑफ एक प्रोटोकॉल को। ठीक है, कौन से प्रोटोकॉल को पढ़ा था हमने? कौन सा पढ़ा था? HTTPS का बताया था, और एक और बताया था HTTP के अलावा बताया था मैंने। TCP। TCP प्रोटोकॉल के बारे में बताया था मैंने आपको, जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड या उसके उसी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम होता है। वेब सॉकेट का मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सिमिलर है। बेसिकली TCP प्रोटोकॉल सिंपल वर्ड के अंदर आप देखो तो वो एक टेक्नोलॉजी है, एक आइडिया है, जिसको यूज़ करते हुए वेब सॉकेट बनाए गए और रियल टाइम डेटाबेस बनाया गया। सही है? क्लियर है? वेब सॉकेट को यूज़ करते हुए रियल टाइम डेटाबेस बनाया गया। ठीक है, तो आप समझो पहले ऊपर वाली लेयर में आएगा TCP प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद आएगा वेब सॉकेट। वेब सॉकेट कहाँ इस्तेमाल होता है मैंने आपको बताया था, चैट ऐप के अंदर इस्तेमाल होता है, और वीडियो स्ट्रीमिंग के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सही है? जहाँ पे भी लाइव कोई भी ऐसी टॉपिक बात आ जाए जिसमें आप एक बंदे के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप बिल्कुल वन टू वन इंटरेक्शन कर रहे हो, और ऐसा हो बिल्कुल फ्रीक्वेंट, आप वहाँ जवाब दो, वो आपको रिप्लाई करे। जैसे AI के अंदर भी अगर आप देखो काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें हैं। यानी कि अगर आप वॉइस मोड ऑन करते हो तो आप AI से चैट कर रहे हो तो उसको भी रियल टाइम कहा जाता है। तो रियल टाइम इसीलिए कहा जाता है कि वो आपकी कन्वर्जेशन सुन रहा है और फ़ौरन आपको रिप्लाई देता जा रहा है। तो ये सब जो अंडर द अम्ब्रेला आएंगे TCP प्रोटोकॉल के। ठीक है, फिर उसके बाद वेब सॉकेट आता है। वेब सॉकेट के बाद आपके क्या आता है? रियल टाइम डेटाबेस। और हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था रियल टाइम डेटाबेस। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शंस दोनों हैं। ठीक है, मैं पहले क्लाउड फायर स्टोर पर चला जाता हूँ। हम लोगों ने ऑलरेडी फायर स्टोर को एक्सप्लोर कर लिया है, देख लिया है। अभी तक किसी ने कुछ काम नहीं किया है, नहीं बनाया है, तो भाई वो उसको बना ले, बिल्ड कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पूरा सारा सेटअप करना पड़ेगा। वो सारा सारा का सारा सेटअप उस PC में था ऑलरेडी, तो मैं फ़िलहाल नहीं करना चाह रहा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन भी हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है। सही है, जिसमें हम लोगों ने जीमेल से भी देख लिया था, और किससे देख लिया था? गूगल से भी देख लिया था। ठीक है, अच्छा ये किसी और ने लॉगिन करने की कोशिश करी है मेरे इस पर एप्लीकेशन पे। मैंने कहा था आप लोग अपना काम करोगे तो क्या करोगे? अपने क्रेडेंशियल्स लगाओगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर आपके क्रेडेंशियल्स ये रहे, मेरे वाले मत यूज़ करो भाई। कुछ भी करोगे सारा डेटाबेस मेरे पास ऐड होगा, आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। सही है ना? तो सारा डाटा मेरे पास यहाँ पे बनता जा रहा होगा। अब देखते हैं क्या बनाया किसी ने। है कौन वैसे? ये पता है सबको? कौन है ये? बता दो भाई, तुम में से कोई एक ही है, और कोई नहीं हो सकता। मेरी वीडियो तो कहीं और जाती भी नहीं है। बता दो कौन है। कुछ नहीं होगा यार, खैर हो गई। तो खैर आप लोगों ने क्या करना है, बस यहाँ प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाके यहाँ पे इस क्रेडेंशियल्स को चेंज कर देना है। ये कॉन्फ़िग है आपकी, ये और आपके ही डेटा होगा। अब यहाँ पे सारी API की मेरी आ रही है, और डोमेन यानी कि ये जो डोमेन इसने सेट किया हुआ है मेरा आ रहा है, प्रोजेक्ट ID सब कुछ मेरी है। आप जब नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, अदरवाइज़ वो मेरे पास यहाँ पे स्टोर होता रहेगा। मैंने यहाँ कार्ड वार्ड तो लगाया हुआ नहीं है वैसे। ठीक है, तो मेरे पास कुछ स्टोर होगा नहीं। ये वैसे हमारा डाटा ही है सारा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई। अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास
फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन पे हम जाएंगे। बिल्ड के अंदर हमारे पास क्या है, ऑथेंटिकेशन है जो कि हम अभी कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास चाह रहा है फायर स्टोर पे। अब फायर स्टोर के अंदर हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने ऐड और मैनेज डाटा देख लिया था। ऐड और मैनेज डाटा में हम लोगों ने क्या देख लिया था भाई, सही है। यहाँ पे सारी आप लोगों ने सेट डॉक के थ्रू हम लोगों ने किस तरह डाटा सेट किया था और डॉक्यूमेंट किस तरह ऐड किया था। अब इन्हीं चीज़ों के थ्रू आप एक चैट ऐप भी बना सकते हो, ठीक है, फायर स्टोर को यूज़ करते हुए भी, क्लाउड फायर स्टोर। ये वैसे तो एक आपका वेब सॉकेट तो यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कर रहा है ये, ठीक है। मतलब ये ओवरऑल वेब सॉकेट पे जो है ना बेस पे नहीं बना हुआ, ठीक है। एच टी टी पी बेस मैथड भी यूज़ करता है। अब आप जब यहाँ से डाटा ऐड करोगे, सही है, यहाँ से डाटा ऐड होगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई किया था और हो गया था, सही है, काफ़ी टाइम बाद हुआ था। और वो गलती क्या थी हमारी, हमने यहाँ से इसको रूल्स में सेट नहीं किया था, तो ये याद रखना। ये देखो फिर एरर आ रहा है यहाँ पे, रूल्स का इशू है यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे रूल्स आएंगे, बस आपको उसकी क्या करना है, ट्रू। जब आप रीड और राइट को ट्रू कर दोगे तभी आप जो है ना इसको एक्सेस कर सकोगे, ठीक है। जब आपने ये चीज़ कंप्लीट कर ली, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट सेट किया, सही है, मैंने आपको बताया था गेट करने के लिए भी हमारे पास है डाटा। गेट करने के लिए क्या है हमारे पास, रीड डाटा, ठीक है। रीड डाटा के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। सेट डाटा जिस तरह हो रहा है इसी तरह ये रहा। गेट डॉक्स के नाम से आपको यहाँ पे, और डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न में भी वो आपको भेज देगा, सही है। ये चीज़ हो गई, ये आपका नॉर्मली एच टी टी पी एस मैथड है, ठीक है। अब इसी के अंदर आप देखो, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है गेट रियल टाइम अपडेट्स, सही है। यानी कि आप जैसे ही डाटा इंसर्ट करो वो आपको फ़ौरन जो है ना रिटर्न मिल जाए। अब गेट रियल टाइम अपडेट के अंदर आप जाओगे, सही है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, ऑन स्नैप शॉट, ठीक है। ये वाला मेथड आपको प्रोवाइड करता है रियल टाइम अपडेट, सही है। एक तरीका हमारे पास ये है यूज़ करने का, ठीक है। दूसरा रियल टाइम डाटाबेस है, इस पर हम जाएंगे वेब एप्स पे, तो हमें यहाँ पे भी ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें बताएगा आपने क्या क्या करना है, सही है, ये भी ध्यान में रखना है आपने। हम एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं। बिल्ड के अंदर जाएंगे और रियल टाइम डाटाबेस, ठीक है। क्रिएट डाटाबेस। अब आपसे पूछेगा भाई लोकेशन वगैरह, हम यही कर लेते हैं, सही है। अच्छा, ये जो लोकेशंस होती है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था इसके बारे में। ये किस लिए होती है, आपके सर्वर से कम्युनिकेशन के लिए, सही है। सर्वर से किस तरह की कम्युनिकेशन के लिए, आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो आपका सर्वर कहाँ है। ए डब्ल्यू एस का पता है आप लोगों को, ए डब्ल्यू एस का पता है। आप दोनों तो आगे पीछे क्यों बैठे हो, आगे आओ। या नजर तो अब तो वैसे भी इसमें आ रहा है ना, मसला थोड़ी है। है, ए डब्ल्यू एस का नहीं पता आप लोगों को, किसी को नहीं पता, किसी एक को तो बताओ, नहीं पता, किसको पता है। क्या ए डब्ल्यू एस, वेब सर्वर है, क्या करता है वो, क्या प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, सही है। ए डब्ल्यू एस एक आपके पास सर्विस है जो कि अमेज़ॉन की है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, ए डब्ल्यू एस अमेज़ॉन वेब सर्विस। अब इसका काम क्या है, इसका काम है आपको सर्विस प्रोवाइड करना। कौन सी सर्विस, अब इसके अंदर है मल्टीपल सर्विसेज। इसकी इस सर्विसेज में अगर गिनने बैठूंगा तो बहुत है, सही है। मतलब सिर्फ स्पेसिफिक इसी वर्किंग के लिए एक जॉब है बाकायदा पूरी, सॉल्यूशन आर्किटेक्चर के नाम से शायद आप लोगों ने सुना हो, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ठीक है, सही है। तो ये एक पूरी जॉब है, सिर्फ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। फिर अभी मैं
तकरीबन 2-3 महीने से इस पर वर्किंग कर रहा था, काम कर रहा था, तो पढ़ाई भी कर रहा था मैं इसकी, देख रहा था क्या चीज़ें हैं सारी। तो बहुत ही लेवल की चीज़ है ये, ठीक है। यानी कि जिसको ये आता है मैं समझता हूँ वो एक हाई लेवल एप्लीकेशंस बड़ी इजीली जो है ना बना लेगा। अब हाई लेवल एप्लीकेशंस यानी कि आपकी नेटफ्लिक्स जैसी एप्लीकेशंस है, उसको उसका स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह काम कर रहा है। कभी नेटफ्लिक्स का देखा है आप लोगों ने? नेटफ्लिक्स ये देख रहे हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है नेटफ्लिक्स का ना, ये किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब आपको तो लगता है कि यार आपके पास मोबाइल से एक वीडियो चल रही है, अब उसके पीछे का मैकेनिज्म कैसे चल रहा है, वो कैसे मेंटेन कर रहा है, ये आर्ट है। और मैं कहता हूँ एक्चुअली जो बंदे हैं ना तगड़े, या मेरे लेवल के हिसाब से मैं बात करूँ, काम का मज़ा इस चीज़ के अंदर है। ये छोटा मोटा फ्रंट एंड बैक एंड में मज़ा नहीं है भाई। सीख रहा हो तो पता चला कि यार मज़ेदार चीज़ है ये भी। अब इसमें क्या है कि आपने समझो नेटफ्लिक्स की एक खोली वेबसाइट, आपने लॉगिन वगैरह किया और आपने वीडियो स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। वीडियो स्ट्रीमिंग का सबको पता ही है, आपने एक वीडियो देखना स्टार्ट कर दी। अब वो वीडियो आपके अलावा मिलियंस ऑफ यूज़र देख रहे होंगे, सही है। कितने देख रहे होंगे? मिलियंस ऑफ यूज़र। तो खुद सोचो यार, एक वीडियो के ऊपर मिलियंस ऑफ यूज़र आते हैं, वो कैसे क्रैश नहीं हो रही, एक सर्वर के ऊपर इतना लोड कैसे आ रहा है। समझ में आ रही बात? एक सर्वर के ऊपर इतना लोड कैसे आ रहा है, वो कैसे बर्दाश्त कर रहा है कि वो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट उसके पास आ रही हैं और वो बर्दाश्त कर रहा है और वो झेल रहा है उस रिक्वेस्ट को। मिलियन यूज़र का मतलब समझते हो आप? और ये वो कम्युनिकेशन बता रहा हूँ मैं आपको स्ट्रीमिंग की, वेब आर टी सी की या सॉकेट्स की, जो कि एक कंटिन्यूस कनेक्टेड स्ट्रीम जो है ना कनेक्शन है। ये बात तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी लास्ट क्लास में, सरा समझ में आ गई थी ना आप लोगों को? आया तो नहीं आया था, जवाब तो दो यार। जब मैंने लास्ट क्लास में संडे को आपको एक्सप्लेन करा था वेब सॉकेट, एक कम्युनिकेशन पूरी करके दिखाई थी आपको, एक पाथ के अंदर किस तरह कम्युनिकेशन हो रही थी, तो वो वाला एक कम्युनिकेशन इसमें इस्तेमाल हो रही है एक वीडियो स्ट्रीमिंग के अंदर। और आप सोचो उसमें मिलियंस ऑफ यूज़र्स आके बैठे, मिलियंस भी शायद कम बोल रहा हूँ, बिलियन ऑफ यूज़र होंगे शायद, चलो 1 बिलियन यूज़र रख लो आप, ठीक है। 1 बिलियन यूज़र उस पर आके खड़े हुए हैं और एक ही मूवी अगर आप देख रहे हो, समझ लो, चलो बिलियन के अंदर 50 डिवाइड कर दो, मिलियन पे आते हैं, चलो 1 मिलियन आ जाओ, एक वीडियो पे 1 मिलियन यूज़र देख रहा है, सर्वर क्रैश नहीं हो रहा, आपकी वीडियो वैसी की वैसी स्ट्रीमिंग दे रहा है आपको और एच पे दे रहा है वो। कैसे? ये कभी सोचा हो आपने कि यार हैरत होनी चाहिए इस चीज़ पे। तो उसके पीछे की जो रीज़न होता है ना, वो ये होता है उसका आर्किटेक्चर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, कि किस तरह उसको डिज़ाइन किया गया है, उस प्रोडक्ट को किस तरह उसको मेंटेन किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि इसकी काफ़ी सारे रीजन्स में डिवाइडेड है ये, ठीक है। AWS सही है, आप यहाँ पे जाओगे तो ये आपको यहाँ पे बता देगा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका, ठीक है। ये बता देगा आपको यहाँ पे, ये इसके रीजन्स है, ठीक है, यहाँ पर डिफाइन है कहाँ कहाँ पे इसके रीजन्स है, सही है। ये हमारे जो है ना पड़ोसी मुल्क में हैदराबाद और मुंबई, दो तो वहीं पे ही हैं। इस रीजन्स के अंदर भी जो है ना अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, ठीक है। बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देखो ना यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। और एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मल्टीपल डाटा सेंटर्स होते हैं। डाटा सेंटर्स यानी कि आपके पीसी सर्वर्स होते हैं, वो भी मल्टीपल होते हैं, एक से ज़्यादा ही होते हैं, एक से एक नहीं होते, ठीक है। ये एक रीजन है, इस रीजन के आसपास ही इन्होंने जो है ना इनको क्रिएट किया हुआ है अवेलेबिलिटी जोन्स एरियाज़ को, ठीक है। और उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे जो है ना चीज़ों को स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अब आपका जो रीजन लगता है वो लगता है यही वाला, सही है। समझ लो आपका लगता है मुंबई, सही है। आप पाकिस्तान से बैठ के कोई चीज़ देख रहे हो मुंबई में, आप फर्स्ट टाइम लोड लेते होगे उस चीज़ को,
सही है, किसी और रीजन से। क्या हो गया? फर्स्ट टाइम आप समझ लो लोड लेते होगे उसको यहाँ से, सही है, यूरोप से। लेकिन जैसे ही उसको नज़र आता है कि भाई ये पाकिस्तान का यूज़र है, वो लोड ट्रांसफ़र करता है यहाँ पे, सही है, और यहाँ से वो आपको एक CDN की फॉर्मेट के अंदर वीडियोस को भेजता है, सही है। जितना करीब होता है उतना चीज़ों को करीब करीब से जो है ना गेट करता है और आपको दिखा रहा होता है। तो AWS का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ से पूरा आपको मिल जाएगा। खैर, ये तो बहुत एक लंबी कहानी है, इसको पढ़ना भी इतना आसान नहीं है। बताने का मकसद ये है कि इसमें आपको लोड बैलेंसर आ रहा है। लोड बैलेंसर क्या करता है? बैलेंस को लोड करता है। क्या करता है? लोड करता है। लोड कैसे करता है? ट्रांसफ़र करता है। कहाँ ट्रांसफ़र करता है? मल्टीपल सर्वर्स के अंदर। यानी कि अगर आपने एक सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजी है मिलियंस, 1 मिलियन की, तो वो 1 मिलियन की जो रिक्वेस्ट है वो एक एक ही सर्वर पे नहीं आती है, ठीक है। आप क्लाइंट हो, आपने यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, यहाँ से कहीं पे भी जा रही है, सही है। अब आपने भेजी है एक एक सर्वर पर, सही है, वो यहाँ पे आ गई, इस पे आ गई, ठीक है। अब जब इस पे 1 मिलियन रिक्वेस्ट आ गई हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा? अब किसी तरह की रिक्वेस्ट हो सकती है, गेट की, पोस्ट की, अपडेट की, डिलीट की, किसी तरह की भी रिक्वेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? जब मैंने आपको बताया ना इतने सारे रीजन्स हैं, उसके अंदर अलग अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, उसमें उसके अंदर भी इन्होंने 4-5 सर्वर्स बनाए हुए हैं, सही है। 4-5 भी मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ज़्यादा ही होंगे। तो वो क्या करता है? ये सर्वर डिवाइड कर देता है। यानी कि अगर अब अपडेट की अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो उसने इसको दे दिया कि ठीक है भाई तुम अपडेट यहाँ से करो, तुम्हारा काम है, सही है। अगर इसके पास डिलीट की आ रही है तो उसने बोला भाई डिलीट का काम तुम्हारा। इसने बोला भाई गेट की आ रही है, गेट का काम तुम देख लो। और इसने बोला कि भाई पोस्ट की आ रही है तो पोस्ट का काम आप देख लो। तो इसने डिवाइड कर दिया 1 मिलियन को इन 4 हिस्सों के अंदर अंदर, ठीक है। अब ये तो मैं आपको एक मुंह ज़बानी 4 बता रहा हूँ, वहाँ पे 5, 6, 10, 15 जितने भी हों उन सब में डिवाइड कर देता है। हो सकता है 4-5 को गेट पे लगा दे, सही है, हो सकता है 3-4 को पोस्ट पे लगा दे, डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर। तो ये चीज़ें कहलाती हैं लोड बैलेंसिंग, जो लोड को जो है ना बैलेंस को, सॉरी, लोड को बैलेंस कर रहा है। बैलेंस कर रहा है यानी कि डिवाइड कर रहा है, तोड़ रहा है कि यहाँ से यहाँ भेज रहा है, यहाँ से यहाँ भेज रहा है। आप उसको जो है ना मेंटेन कर लो, देख लो, ठीक है। ये सारा क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आता है, सही है। उसके बाद API गेटवे, ये एक बहुत ही अलग टॉपिक है, छोड़ दो उसको भी फिलहाल, सही है। फिर उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे प्ले API साइन अप वगैरह, फिर मोर रिसोर्स डाटाबेस से कनेक्शंस वगैरह करके S3 में सारा जो है ना आपका डाटा सेव होता है AWS के अंदर, ठीक है। ये भी AWS की सर्विस प्रोवाइड करता जो है ना इस्तेमाल करता है। नेटफ्लिक्स भी, ठीक है, नेटफ्लिक्स बहुत एक अच्छी एग्जाम्पल है AWS के लिए, ठीक है। इसके अंदर CI/CD पाइपलाइंस का पता है आप लोगों को? किसको पता है? क्या पता है भाई? हम्म, अपडेट हो जाती है, सही है, ग्रेट। तो CI/CD पाइपलाइंस वगैरह भी एक इसका पार्ट होता है, ठीक है। और वो होता ही है कि आप गिटहब पे कोड पुश करते हो, सही है, नॉर्मली। अब समझ लो आपने नेटलीफाई में डिप्लॉय किया हुआ है, अब आपने गिटहब पे कोड पुश किया, कोड तो पुश हो गया, अब नेटलीफाई पे तो लाइव नहीं हुआ ना वो। उस पर जाने के लिए आपको दोबारा डिप्लॉय करना पड़ता है, उसको रीडिप्लॉय करना पड़ता है। ये जो सारी मैकेनिज़्म होता है ये कहलाता है डिप्लॉयमेंट का, ठीक है। इस मैकेनिज़्म के अंदर जो है ना सारा काम आपका खुद का है। तो CI/CD पाइपलाइंस एक इस तरह की आप पाइपलाइंस क्रिएट करते हो, यानी कि इस तरह का आप कोड स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो जो कि इस चीज़ को ऑटोमेट कर देता है कि आप बस कोड पुश करो और वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर देगा आपकी ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो इसमें आपकी ज़्यादा मेहनत नहीं है। खैर, ये काम भी डेवऑप्स के अंदर आता है, सही है। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स है बहुत। और इसकी पाकिस्तान में ज़्यादा डिमांड मैं कहूँगा कि यार बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर है, लेकिन कम है।
और पाकिस्तान में एक अगर स्टार्टअप खुल रहा है तो स्टार्टअप के अंदर कोई इतनी बड़ी एप्लीकेशन बनाता नहीं है, तो वो उनको नहीं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर्किटेक्चर की। हाँ, अगर आप सिस्टम लिमिटेड की बात करो, या आप 10 वर्ल्ड्स की बात करो, या आप फॉलियो 3 की बात करो, बड़ी कंपनीज की बात करता हूँ मैं, तो इनके पास इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो ये अमेरिका की इन्होंने जो बनाई होगी अमेरिका से जो है ना रिलेटेड, ठीक है, तो इनको रिक्वायर्ड है इस तरह के लोगों की। या अगर ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है, काइंड ऑफ स्टाफ ऑगमेंटेशन पे अगर ये वर्किंग करते हैं, तब भी इनको इस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और पे भी बहुत अच्छी है इनकी, सही है। लेकिन नॉर्मली जो ना लोग इस पर 3-4 साल लगाने के बाद डेवलपमेंट के उसके बाद शिफ्ट करते हैं, सही है, क्योंकि डेवलपमेंट का पता होगा तो आपको पता होगा कि यार आगे अब मुझे उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, उसको स्केलेबल कैसे बनाना है, और जो है ना एप्लीकेशंस के लिए, यानी कि यूज़र्स के लिए, ताकि उनको परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर का जो है ना टॉपिक है, सॉल्यूशन आर्किटेक्चर पूरी जो है ना इसकी एक फील्ड है। सैलरी भी आ रही है, देखो यहाँ पे पाकिस्तान में पता नहीं कितनी आती है, कम बता रहा है यार ये तो। खैर, मैं एक वैसे बंदे को भी जानता हूँ, तकरीबन उसका कोई 5 साल का तजर्बा है, और तकरीबन उसके पास उसकी सैलरी 10 लाख के आसपास है इस फील्ड के अंदर, ठीक है। 5 साल इस फील्ड के अंदर तजर्बा है, और 3 साल उसका डेवलपमेंट का तजर्बा है, तो तकरीबन 8 साल की उसकी तकरीबन एक्सपीरियंस है ओवरऑल, ठीक है। और ये पाकिस्तानी सैलरी है, अगर वो यूएस में करता है मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा इसको मिल जाएगी, ठीक है। तो सही है, तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि चीज़ों को डिवाइड करता है। अब ये इसमें और डीप में जाऊँगा तो बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर पढ़ने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं हमें AWS प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम भी एक सर्विस यूज़ कर रहे हैं, फायरबेस। फायरबेस क्या है? एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको होस्टिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये भी अगर देखा जाए तो एक पीछे ना पीछे कहीं ना कहीं कोई इस तरह के प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रहा है जो कि पुराने हैं, लेकिन उसको बस यूज़ करते हुए अपने आप को अपडेट कर रहा है और आपको UI अच्छी दिखा रहा है बस, ठीक है। सब यही करते हैं आजकल मार्केट के अंदर, याद रखना, ठीक है। आपने OpenAI देखा, OpenAI देखा है ना आप लोगों ने? OpenAI क्या है? सिंपल सा एक AI है, फर्स्ट टाइम बनाया, उसके बाद कितने लोगों की लाइनें लग गई, सबने बनाना शुरू कर दिया, सही है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सबका जो है ना सेम होगा, बिल्कुल नहीं, किसी ने कोई ना कोई चेंजेस करी होगी, लेकिन अब जैसे मैं एक बात करता हूँ, OpenAI का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल मिलता जुलता है आपका परप्लेक्सिटी से, ठीक है, बिल्कुल सेम है। बस इन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, इन्होंने वेब सर्च डाल दिया था, बस उस टाइम पे इन्होंने बहुत ठीक ठाक पैसा बनाया एक सिर्फ वेब सर्च के अंदर। अब आप देखोगे तो OpenAI के अंदर भी वेब सर्च आ चुका है, डीप सी के अंदर भी आ चुका है। तो एक प्रोडक्ट बनती है, उसके बाद उस पर जो है ना उसी को एक यूज़ करते हुए मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह AWS है तो आपको मिल जाएगा GCP मिल जाएगा आपको, ठीक है, गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। दूसरा आपको मिल जाएगा एज्योर क्लाउड, ठीक है। अब सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं, सही है। अमेज़ॉन जिस तरह दे रहा है आपको, माइक्रोसॉफ्ट भी दे रहा है, ठीक है। और सिमिलैरिटी सबका सेम है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कॉपी है, ये कहते हैं स्टैंडर्ड है, इन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया है काम करने का, कि आपने काम इस तरह करना है और ये चीज़ों को यूज़ करते हुए करना है। तो इसी तरह गूगल क्लाउड भी है हमारे पास, और माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर भी है, ठीक है। एक बिल्कुल सिमिलर हैं ये सारे AWS से। सर्विसेज नाम चेंज हो जाएगा बस सर्विस का, ठीक है। उसका EC2 है तो इसका जो है ना उसका नाम मैं भूल गया, पता नहीं क्या होता है, लिखा हुआ हो जाएगा। खैर, तो हम भी जो फायरबेस यूज़ कर रहे हैं वो भी एक क्लाउड सर्विस ही ऑलमोस्ट यूज़ कर रहे हैं। डेटाबेस जो हम रख रहे हैं, ये डेटाबेस कहाँ है? ये हमारे पास क्लाउड के ऊपर है, ठीक है। तो क्लाउड से कम्युनिकेशन करने के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सही है। अच्छा, तो रियल टाइम डेटाबेस क्या है हमारे पास, पूरा एक्सप्लेन मैंने ऑलरेडी कर दिया था इसको, तो दोबारा नहीं बता रहा, सही है। अब इसके हमारे पास कुछ आगे की चीज़ें हैं, रीड एंड राइट डाटा, ठीक है। अब हमें कोई डाटा रीड करना है, सही है, या राइट करना है, हमारे पास यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड है, सही है। फायर बेस, डाटाबेस, रेफ और सेट, ठीक है। अब आप यहाँ देखो भाई कैसे चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं। एक फंक्शन बना हुआ है राइट यूज़र डाटा, ठीक है, ये आपका फंक्शन है, मतलब ये सामने वाले ने बनाया हुआ है, ठीक है।
जिसमें ये डीबी ला रहा है, डीबी है, ठीक है, डीबी हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं, सही है। सेट कर रहा है, सेट के अंदर रेफ पास कर रहा है और यूज़र, अच्छा ये पूरा इसने एक आईडी के थ्रू पास किया हुआ है। आप डायरेक्ट जो है ना जिस तरह हम लोग पास करते हैं नॉर्मली उस तरह पास करके भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्टार्ट जो है ना सेटअप कर लेते हैं। अच्छा, तो हाँ बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी ये वाली, सही है ना। जैसे यूनाइटेड स्टेट है, अब हमारे पास वैसे करीब तो सिंगापुर भी है, लेकिन हम फ़िलहाल यूनाइटेड स्टेट रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी रूल्स को कर देंगे हम टेस्ट मोड पे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है भाई, रूल्स आ गए, ठीक है। अभी ये आपको बोल रहा है भाई ना, इसमें सर्विसेज हमने कुछ ज़्यादा कुछ रखा नहीं है ना, है हमारे पास कुछ भी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें समझना ही है आपको डिफरेंस, यानी कि एक रियल टाइम डाटाबेस में और इसमें क्लाउड जो फायर स्टोर प्रोवाइड कर रहा है आपको यहाँ पे, दोनों में क्या डिफरेंस है और कब यूज़ करना है, ठीक है। अब रियल टाइम डाटाबेस बेसिकली पर्पस ही इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जहाँ पे रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रही है, सही है। मैंने आपको चैट ऐप की मिसाल दे दी, चैट ऐप आप बना सकते हो, उसके अंदर वीडियो स्ट्रीमिंग की कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, जूम वगैरह का क्लोन, गूगल मीट का क्लोन बना रहे हो, वो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी रियल टाइम के लिए, हाँ अगर आप कोई मल्टीप्लेयर गेम बना रहे हो, जैसे आप एक चेस का गेम बनाते हो, ठीक है। तो अब एक चेस का गेम ऐसा है कि रियल टाइम है, यहाँ पे आपने उठा के यहाँ रखा, सेकंड वाला उठा के फिर वहाँ रखता है, ठीक है, तो ये रियल टाइम है। अब इसमें हमें कोई ऐसा कोई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि जिसमें यूज़र्स के लिए मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो, सही है। क्योंकि इसमें यह है कि आपकी बारी चलेगी तो नेक्स्ट टास्क होगा, तो ये सिंगल थ्रेडेड पे भी चल जाती है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या है, इसको अगर आप वेब सॉकेट के अंदर या रियल टाइम डेटाबेस के अंदर आप बना सकते हो, ठीक है। सामने वाले ने अपनी गोटी चली, उसने चल के डन किया, अब आपकी बारी, आपने चल दी, या आपका एआई चला रहा है, या आपका कंप्यूटर है, या आपका कोई प्लेयर है जो आपने बना दिया, सही है। तो वो जो चीज़ है, आपकी गोटी उठते हुए वहाँ से वहाँ जा रही है, ठीक है। एक आपके अंदर स्कोर ऐड हो रहा है, या आप कोई गोटी हटा रहे हो, कुछ भी हो रहा है एक्स वाई जेड, तो ये सब क्या हो रहा है, रियल टाइम हो रहा है। यहाँ पे आपने गोटी रखी, सामने वाले की स्क्रीन के अंदर भी नज़र आ रहा है, गोटी यहाँ पे रखती नज़र आ रही है, सही है। तो वहाँ आप पे रियल टाइम डेटाबेस यूज़ कर सकते हो। हाँ, अब चैट ऐप के अंदर अगर आप एक कॉम्प्लेक्स चैट ऐप बना रहे हो जिसके अंदर पूरा आप मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, जैसे व्हाट्सएप है, आप उसके अंदर पूरा क्या है, ग्रुप्स भी बनते हैं, ठीक है। मल्टीपल जो है ना आप उसके अंदर चैट्स कर सकते हो। इस चीज़ के लिए मैं आपको कहूँगा कि रियल टाइम डेटाबेस नहीं है, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ सिंपल चीज़ों के लिए वो जो है ना डिज़ाइन किया गया है। कॉम्प्लेक्स चीज़ अगर आपको बनानी है तो आप उसके लिए फायर स्टोर का डाटाबेस यूज़ कर लो। और मैंने आपको ऑलरेडी भी डिफ़ाइन कर दिया था, बता दिया था यहाँ पे कि यहाँ पे क्लाउड फायर स्टोर के अंदर आपके पास ऑप्शन है गेट रियल टाइम अपडेट्स, तो आप इसको यूज़ कर लो, बेटर ये है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लो होगा कंपेयर रियल टाइम डाटाबेस के, ठीक है।
डिफरेंस है, ऐसा नहीं है बिल्कुल सारे सेम होंगे, डिफरेंस होगा। सही है, क्लियर हो गई। अच्छा जी, बस फटाफट सेटअप कर लेते हैं एक। ये सारी चीज़ें आपके पास इंस्टॉल है, कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट मार दो। बस आपको इसको कमेंट हटा दो। CDN आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, उसको यूज़ करना पड़ेगा। हम CDN यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइप डिफाइन कर देंगे मॉड्यूल। ठीक है, ये हमारे पास फायरबेस का सेटअप हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक सिंपल चार्ट ऐप बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ऑथेंटिकेशन वाला काम देखना पड़ेगा। अनोनिमस ऑथेंटिकेशन भी है एक हमारे पास ना, यानी कि अगर हम चाह रहे सेटअप ना करें तो हम डायरेक्ट इसी को यूज़ कर लेते हैं, तो ये डायरेक्ट भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सही है, तो मैं दिखाता हूँ आपको यूज़ करके। सही है, फायरबेस इसको कॉपी करेंगे और जहाँ पे यूज़ करेंगे सर्विस क्या रख देंगे यहाँ पे, ऑथ। देखते हैं ये चल रहा है नहीं चल रहा। अच्छा, हमने फायरबेस को कनेक्ट किया हुआ, index.js को नहीं किया हुआ। सही, हमें यहाँ पे भी क्या यूज़ करना पड़ेगा, टाइप मॉड्यूल। एडमिन ओनली परमिशन, यानी कि हमें यहाँ पे भी शायद कुछ सेटअप करना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन के अंदर। हम इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। एनोनिमस को हमने ट्रू कर दिया, ये हमारा लॉगिन हो गया। वापस रिफ्रेश करेंगे, अकाउंट सक्सेसफुल, और हमें इसने कुछ डेटा दे दिया। ठीक है,
इसकी कोई ख़ास नीड आपको है नहीं, ठीक है। आप चाहो तो यूज़ कर लो, बस ये आपको एक टोकन प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली, ये टोकन, ठीक है। इस टोकन के बारे में शायद मैंने आप लोगों को बताया हो, पहले बताया। टोकन के बारे में नहीं बताया कभी भी, JWT टोकन के बारे में नहीं बताया। अच्छा, अब होता ही है नॉर्मली हम लोग जब फेसबुक वगैरह पे या कोई बड़ी एप्लीकेशन होती है उस पर लॉगिन करते हैं, ठीक है। अब लॉगिन करते हुए हमारे पास क्या होता है, हम किस तरह लॉगिन करते हैं उनको, लग रहा है मुझे क्लास इसी में ख़त्म हो जाएगी। चलो बेहतर यही है कि तुम समझ लो। अच्छा, तो अब हम लॉगिन करते हैं, हमारे पास कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं, यानी कि आपने जब अकाउंट बनाया होगा आपके पास एक होता है ईमेल, ठीक है, दूसरा आपके पास होता है पासवर्ड, ठीक है, सही है। अब ईमेल जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम यहाँ रख लेते हैं एक ईमेल कोई सी भी रख लेते हैं, जैसे मेरी ईमेल है, सही है, ये ईमेल होगी, ठीक है, और मेरा पासवर्ड होगा, ठीक है, कुछ भी XYZ पासवर्ड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब डाटाबेस के अंदर कभी भी ये चीज़ें ऐसे नहीं रखी जाती, सही है, पासवर्ड खासतौर पर आपका ऐसा नहीं रखा जाता, और ये क्राइम है, सही है, और इसमें काफ़ी जो है ना एक जुर्माना है, मुझे इसकी रकम याद नहीं आ रही लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, ठीक है। यानी कि अगर आप एक प्रोडक्शन ऐप हो या आपकी कोई भी सर्विसेज है, मिसाल के तौर पे मैंने सिर्फ एक ऐसी सर्विस बनाई हुई है जिसमें सिर्फ लोग आए लॉगिन करें और बस कैलकुलेटर यूज़ करें बस। अब मैंने सिर्फ एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई हुई है, इसमें कैलकुलेटर यूज़ किया हुआ है और सिर्फ उसके लिए लॉगिन करवाया हुआ है, ठीक है। और अगर मेरा डाटाबेस कोई एक्सेस कर लेता है, मतलब यानी कि हैक हो जाता है मेरा अकाउंट, डाटाबेस मेरा हैक हो जाता है, तो यानी कि मेरे पास जो मेरे कस्टमर है या मेरा जो क्लाइंट है उसकी प्राइवेसी की तो ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि उसने अपना ईमेल आपको दिया हुआ था, अपना पासवर्ड आपसे लगाया हुआ था, कनेक्ट किया हुआ था, आपने क्या कर दिया, उसको डाटाबेस में सेव किया हुआ था और आपने दुनिया में उड़ा दिया उसको, सही है। तो ये हो गया क्राइम, और इस पर कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है ना चार्ज होगा उस पर, और उसको जेल भी होती है, ठीक है। ChatGPT कर लेना, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये कस्टमर की प्राइवेसी है, उसका पार्ट है, तो हम इसको ऐसे नहीं रखते कभी भी, पासवर्ड को हम नॉर्मली रखते हैं हैश के अंदर, सही है। यहाँ पे आप जाओगे SHABA, लाइब्रेरी होती है हमारे पास Bcrypt जनरेटर, ठीक है। तो ये आपके पास एक इस तरह की चीज़ यूज़ होती है जिसमें आपके पास कुछ ना कुछ पासवर्ड होता है, कुछ अमाउंट होती है, और इसको सेट किया जाता है कॉस्ट फैक्टर से और जनरेट किया जाता है, तो आपके पासवर्ड कुछ इस तरह जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो अब आपका पासवर्ड जो डाटाबेस में सेव हो रहा है वो ये वाला नहीं है, ठीक है, वो सेव होता है आपका हैश के अंदर, सही है। ये आपका पासवर्ड सेव हो रहा है, तो अब सिक्योर है, थोड़ा सा जो है ना मुश्किल है उसको हैक करना। रीज़न ये है कि ये पासवर्ड हैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी उसको मल्टीपल क्यूरी चलानी पड़ेगी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना उसको ट्राई करना पड़ेगा इस पासवर्ड को। अगर आपका पासवर्ड सिंपल है ना, जैसे Ali@123, तो ये पासवर्ड 100% हैक हो सकता है, 100%, चूँकि आपके पास इंटरनेट पे जो है ना रेनबो टेबल अटैक्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको भरपूर जो है ना मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है, मतलब पूरे टेबल के अंदर आपको इस तरह के हैक जो है ना ऑलरेडी इन्होंने रखे हुए होते हैं, इस तरह के हैश, सही है, इस तरह वो अटैकिंग करते हैं, मैथ्स के एल्गोरिथम है, और आपका जो हैश है ना वो समझ लो ऑलरेडी बना के उसने रखा हुआ ही है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ Ali@123, सही है। अब ये इसका जो है ना एक हैश जनरेट होगा, अब जितनी दफ़ा भी करोगे ये हैश ज़्यादा डिफरेंस नहीं आपको नज़र आएगा, सही है। ये हैकेबल है, 100% हैकेबल है, सही है। तो ये वाली जो चीज़ें ना, कभी पासवर्ड हमेशा देखा होगा ना आपने, बोलता होगा कि यार आसान पासवर्ड नहीं रखो, स्ट्रॉन्ग रखो, उसका रीज़न ही यही है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इंटरनेट पे बहुत पड़ी हुई होती हैं ऑलरेडी, काफ़ी लोगों ने पहले ट्राई करके रखा हुआ होता है, उसको मिल जाएगा, सही है। तो कभी भी इस तरह का पासवर्ड नहीं रखो, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा, हैश स्ट्रॉन्ग होगा, हैश स्ट्रॉन्ग है तो पासवर्ड क्रैक करना बहुत मुश्किल है, सही है। तो आपको आपने ये जो है ना उसके डाटाबेस में चीज़ें सेव करी हुई हैं, अब आप लॉगिन करते हो बार बार, सही है, तो अब आपने एक बार ईमेल डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, सही है, अब आपका यूज़र लॉगिन है, सही है। अब आपने फेसबुक बंद करके खोला, दोबारा आ रहे हो, आपका यूज़र लॉगिन है, दोबारा ईमेल पासवर्ड आपसे नहीं मांग रहा वो, या आप अपनी फेसबुक के पेज पे जाते हो जहाँ प्रोफाइल पेज है आपका, सही है,
या लिंक्डइन की बात कर लेते हैं, वहाँ पे भी खोलते हो तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आ रही होती है और यहाँ पे सारी आपकी इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी कि भाई ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है, यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है। अब ये किसका पेज है? ये आपका पेज है ना? यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आ रही है। क्या ये पेज मैं एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मैं अगर डायरेक्ट जाके यहाँ पे लिखूँ जो पब्लिकली है वो तो मैं देख सकता हूँ जो आपने रखा हुआ है। अगर आपकी कोई प्राइवेट चीज़ है तो मैं इसको एक्सेसिबल नहीं कर सकता ना, उसके लिए मेरे लिए आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आप कर रहे हो। आप कैसे कर रहे हो? सवाल ये, आप कैसे उसको गेट कर रहे हो? मैं देख नहीं सकता आपका प्राइवेट चीज़, आप मेरी प्राइवेट चीज़ नहीं देख सकते, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एप्लीकेशन को कैसे पता या आपको कैसे पता कि वो चीज़ प्राइवेट है? नहीं पता ना आपको भी। होता ही है जब आप लॉगिन करते हो, ठीक है, तो आप ईमेल पासवर्ड डालते हो और रिटर्न में फेसबुक या कोई भी एप्लीकेशन है वो आपको रिटर्न के अंदर एक टोकन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है? टोकन, जिसको नॉर्मली तौर पे कहा जाता है JWT टोकन। ठीक है, जेसन वेब टोकन। सही है, इसको हम बैकएंड में थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। सही है, तो ये आपको प्रोवाइड करता है डाटा। सही है, अब जैसे यहाँ पे ये बता रहा है, अब जेसन के अंदर ना ये एल्गोरिथम है इसका HSS 256। ठीक है, ये एल्गोरिथम होता है, ये आप पढ़ोगे साइबर सिक्योरिटी के अंदर पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, या यूनिवर्सिटी के अंदर भी कोर्स होता है उसमें पढ़ाया जाता है ये। मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन सा कोर्स है उसमें पढ़ाया जाता है ये। ठीक है, अब ये उसने एल्गोरिथम सेलेक्ट किया, ठीक है, और ये टाइप। सही है, मिसाल के तौर पे। अच्छा, उसके अंदर डिकोड क्या है? आपका नाम, आपका आईडी, सही है, और इसमें जो जो चीज़ें उसने रखी हुई हैं, इस डाटा की बेस पे वो आपको एक सीक्रेट की भी बोलता है कि यार आपकी कोई सीक्रेट की है। आप बोलते हैं हाँ यार मेरी एक सीक्रेट की है, उसकी बेस पे चीज़ें रखी हुई हैं। आपको वो एक जेसन वेब टोकन प्रोवाइड करता है, यानी कि ये रिटर्न में, जिसका जो ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर है ये आपको डिफाइन कर रहा है क्या है ये, सॉरी ग्रीन, जो ग्रीन स्ट्रक्चर है क्या डिफाइन कर रहा है? ये आपकी सीक्रेट की का है कि उसने जना जनरेट किया हुआ है। ब्लू वाला जो पार्ट है ये इसका क्या है? मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ है। इसमें डार्क मोड नहीं है, ग्रेट। RSA 256 भी है। ठीक है, ये देखो मल्टीपल आपको ना यहाँ पे एल्गोरिथम मिलेंगे और उसके हिसाब से ना चीज़ें मिलेंगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको एडिट नहीं किया जाता, देखो सीक्रेट की यहाँ से चेंज होंगी। सही है, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि ये आपकी सीक्रेट की है, यानी कि ये आप कुछ डाटा आपको प्रोवाइड कर रहे हो कि यार ये डाटा होगा मेरे पास। सही है, और ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इसकी बेस पे आपको एप्लीकेशन ये टोकन प्रोवाइड करती है, जेसन वेब टोकन। ठीक है, जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ है और इसके थ्रू आप डिकोड भी कर सकते हो। ठीक है, डिकोड वाला ऑप्शन शायद नीचे होगा। अब डिकोड करने के लिए क्या होगा, जब आप इसको डिकोड करोगे तो आप क्या प्रोवाइड करोगे? सीक्रेट की, और आपको ये आपकी डिटेल सारी मिल जाएगी। सही है, यानी कि आपने अपनी पर्सनल डिटेल सेव करी है इस सीक्रेट की बेस के ऊपर, उसने आपको रिटर्न कर दिया ये टोकन। ठीक है, तो नॉर्मल तौर पे एप्लीकेशन आपको ऐसे ही काम करती हैं और आपको रिटर्न में एक टोकन दे देंगी। सही है, अब आप जितनी बार भी लॉगिन करते हो तो आपको ये जितनी बार ये एप्लीकेशन ऑन करते हो आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता। वन टाइम आपने कर लिया, ठीक है, हो गया। अब आप देख रहे हो 4 दिन बाद भी आप लॉगिन कर रहे हो, आपकी जो है ना बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ा। 10 दिन बाद करो तब भी नहीं हो रहा, महीने बाद भी कर रहे हो आपको लॉगिन नहीं करना पड़ा। क्यों? कोई तो रीज़न है ना, ऐसा एप्लीकेशन के पास कुछ तो ऐसा है ना आपका कि जो वो आपको बार बार लॉगिन करने नहीं दे रहा, कह रहा है हाँ एक बार आपने कर लिया, अब आपको दोबारा वहीं से ओपन कर देता है जहाँ से आपने छोड़ा था। ठीक है, या आपको इस होम स्क्रीन से छोड़ता है कि भाई आप होम स्क्रीन से स्टार्ट करो। फेसबुक पे आपने एक बार लॉगिन कर लिया, मुझे जो है ना याद नहीं पड़ता मैंने कब लॉगिन किया होगा। ठीक है, लास्ट टाइम एक चीज़ सीन हुआ था कि फेसबुक का डाटाबेस रीसेट हुआ था, तो उसके अंदर उन्होंने जो है ना सबके जो है ना लॉग आउट कर दिया था और फिर उसके बाद उन्होंने लॉगिन किया था, तब मैंने लॉगिन किया था। उसके बाद से मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कब लॉगिन किया हो। उसका रीज़न ये है कि ये हमारे पास ये टोकन दे देते हैं। ठीक है, ये टोकन आपका एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, यानी कि ये
अब आपने ईमेल पासवर्ड नहीं देना, आपका ईमेल पासवर्ड तो नहीं, नॉर्मली ईमेल इसके अंदर या आईडी, सही है, इसके अंदर ज़्यादातर आपके पास ईमेल, सही है, और आईडी, ये डाटा सेव होता है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि जिस तरह मैंने आपको यहाँ दिखाया, ये डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं हम जेसन फॉर्मेट के अंदर, सही है। तो ये आपके एक नेम और ये आपके पास आपकी आईडी, ये इसमें जाता है, ठीक है, और वो उसको डिकोड करके, इनकोड करके, सॉरी, वो आपको एक हैश प्रोवाइड कर देता है, सही है। तो आप जब भी फेसबुक से लॉगिन करते हो, किसी भी चीज़ पे एक्सेस करते हो, तो फेसबुक आपकी उस रिक्वेस्ट के साथ इसको भेजता है, इस टोकन को, सही है। आप जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक एपीआई हिट करी /पोस्ट, पोस्ट की आपने एपीआई हिट कर दी, ठीक है, और उसके अंदर आपने क्या वर्किंग कर दी, अपडेट प्रोफाइल, सही है, या आपने ये कर दी। आप कहते हो कि नहीं सर ये भी नहीं, अच्छा, /गेट की रिक्वेस्ट करिए आपने, गेट कौन सी, फीड, सही है, फीड की, ये आपके पास एक रिक्वेस्ट है, मेथड है, आपने इन चीज़ों को यूज़ कर लिया, सही है। पोस्ट की करोगे, आपने अपडेट प्रोफाइल करी, या आपने गेट की रिक्वेस्ट करी फीड की। अब फीड यानी कि आपकी जो होम स्क्रीन है, अब इसके अंदर कुछ डाटा आ रहा है, आपके दोस्तों का आ रहा है, सब चीज़ें आ रही हैं, वो कैसे आ रही हैं, इस फीड की रिक्वेस्ट के अंदर आप जब डाटा भेजते हो, तो हम इसके अंदर एपीआई के अंदर हमने हेडर देखा था, हमने जब हम एपीआई में रिक्वेस्ट भेज रहे थे, हेडर भेज रहे थे, उस हेडर के अंदर हम कुछ डाटा भेज रहे थे, क्या भेज रहे थे, एपीआई की भेज रहे थे हम, याद है ना सबको, उस हेडर के अंदर हम एपीआई की भेज रहे थे ना। अभी हम यहाँ पे एपीआई की नहीं भेजते, यहाँ पे हम भेजते हैं, सही है, ऑथ का टोकन होता है हमारे पास, और आपका जो टोकन है यहाँ पे चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, ये आपका डेटाबेस में सॉरी बैकएंड में आपका ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है। आप आते हो, यूज़र आ रहा है, अब एक नॉन टेक्निकल यूज़र है, उसको पता भी नहीं कैसे चल रहा है, जैसे आपको नहीं पता था जब यहाँ पे आने से पहले, सैलानी में आने से पहले कितने लोगों को पता था प्रोग्रामिंग क्या होती है, किस तरह चल रही है, क्या मैकेनिज्म है। आज आपको यहाँ पता चल रहा है काफ़ी सारी चीज़ों का, यार हाँ कोई चीज़ है और कोई चीज़ ऐसे चल रही है, तो उसके पीछे की इसके पीछे की रीज़न है चलने का। ऐसे हवा में तो नहीं चल रही ना, वो हवा में कोई जादूगर तो है नहीं, किसी ने बना दिया, पीछे कोई ना कोई रीज़न है। तो ये जो ऑथ का रीज़न है, ये आपका नहीं है, ये बैकएंड वाले का काम है, बैकएंड ने इसको चीज़ को हैंडल कर दिया। बस आप जैसे ही जब उस पर रिक्वेस्ट करते हो, आप फेसबुक लॉगिन करते हो, ऑटोमेटिकली गेट की एपीआई हिट होती है, ये वाली, ठीक है, और उसके अंदर आपके हेडर के अंदर ये टोकन चला जाता है, ये टोकन चला जाता है, ये टोकन वहाँ पे बैकएंड पे जाके डिकोड होता है, ठीक है, डिकोड होते ही जैसे ही उसको मिल जाता है आपकी आईडी और ईमेल, सही है, बिल्कुल सिक्योर काम होता है ये, ऐसा नहीं कोई बीच में जो है ना इसमें कोई भी जो है ना हैक करने की कोशिश करे या कोई भी अटैक करने की कोशिश करे। तो इस चीज़ के अंदर जब उसको आईडी मिलती है, उसको पता जाता है हाँ ये बंदा फरीद है, ये इसकी आईडी है। तो अब इसकी फीड में वो डाटा दिखाओ जो कि इसका रिलेवेंट है, या इसके दोस्त यारों का XYZ जिसका भी है, सही है। इसी तरह पोस्ट के अंदर ये होता है, सिंपल टोकन जाता है, ठीक है। तो जब आप जैसे ही टोकन भेजते हो, जैसे ही टोकन चला जाता है, वो समझ जाता है यार, अच्छा, अब मैंने कहा ना आपको, सर्वर का काम क्या है, मिडिल मैन है। सर्वर यही बेसिकली काम करता है कि ये जो काम हो रहा है आपके पास, कि आईडी आ रही है, तो ये किस तरह आ रही है, चेक करना कि ये फरीद है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको वापस रिटर्न कर दो कि नहीं है, कोई दूसरा बंदा है, ये इसकी आईडी नहीं है, और अगर वो है तो अपडेट प्रोफाइल कर दो। ये सारा काम सर्वर पे होता है, ठीक है। तो ये टोकन इसका जो है ना मेन एसेट है, और ये सेव कहाँ होता है, आपका लोकल स्टोरेज के अंदर। एक काम करना, किसी भी वेबसाइट के अंदर जाना जहाँ पे लॉगिन करने का एक्सेसिबल हो, ठीक है, और उस पर जाना और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना, और एप्लीकेशन के अंदर आपको लोकल स्टोरेज के अंदर यहाँ पे, या जो भी वेबसाइट होगी यहाँ पे आपको उसको टोकन मिल जाएगा, ऑथ टोकन के नाम से या एक्सेस टोकन के नाम से, टोकन के नाम से मिल जाएगा, या नहीं बात तो कुकीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है, 100% मिलेगा आपको। ये टोकन ही आपको सेव किया करा के बताता है कि हाँ आप क्या कुछ डाटा हमारे पास है और हमने यहाँ पे सेव किया हुआ है, आपको बार बार लॉगिन करने की नीड नहीं है, बस हमारा काम है इसको हम भेजते रहेंगे बार बार। जब भी आपको कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट करनी होगी, तो जब भी आप फेसबुक पे कोई नया पेज खोल रहे हो, इंस्टाग्राम के अंदर कोई नई फीड पे जा रहे हो, सर्च कर रहे हो, XYZ कुछ भी कर रहे हो, ये टोकन जाता रहता है उसके पास, ताकि उसको पता चले कि जो काम करने वाला बंदा है ये फरीद ही है, ये कोई अली अहमद या कोई दूसरा बंदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि सर्वर को नहीं पता, सर्वर तो मिडिल मैन है, उसको क्या पता डाटाबेस किसका देना है किसका नहीं देना। ये आईडीज़ और ये चीज़ें बताती हैं उसको किसका एक्सेस देना है और किसका नहीं देना, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको?
तो ये टोकन असल चीज़ आपका एसेट है, इसकी बेस पे सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो टोकन ये प्रोवाइड कर रहा है आपको यहाँ पे फ्री के अंदर, फ्री से मुराद दिया कि बगैर लॉगिन करे आपको कुछ टोकन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा प्रोवाइड कर रहा है। सही है। अब यहाँ पे मैंने कोई लॉगिन तो किया नहीं है, टाइम भी प्रोवाइड कर रहा है, लोकल आईडी दे रहा है, सिर्फ इसका पर्पस जो है ना सिर्फ इतना ही है कि आपको एक टोकन दे देना कि आप लॉगिन हो गए, अब आप इसको यूटिलाइज़ करो। अब इस टोकन की एक्सपायरी होती है, ठीक है। अब आप मिसाल के तौर पे मैंने टोकन की एक्सपायरी रखी एक दिन, टोकन एक्सपायर, जैसे ही वेरीफाई करने जाएगा पता चलेगा टोकन एक्सपायर हो गया, तो वो दोबारा आपको लॉगआउट कर देगा, बोलेगा लॉगआउट, दोबारा लॉगिन करो। सही है। इसका दूसरा हल होता है, हमारे पास एक और टाइप के टोकन होता है, वो होता है रिफ्रेश टोकन। कौन सा होता है? रिफ्रेश टोकन। वो भी किस तरह काम करता है आपको पता चलने नहीं देता, ठीक है। एक डेवलपर की, जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करी है, उनका आर्ट है कि आपको पता ही नहीं चल रहा। देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ ना, एक चीज़ याद रखना, यूज़र फ्रेंडली इतनी हो कि उसको पता भी ना चले पीछे क्या काम हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। असल प्रोडक्ट और सक्सेसफुल वही होती है जिसका पता ही नहीं है पीछे क्या हो रहा है, ठीक है। सिर्फ यूज़र को जो मज़े लेने आया ना वो करे, समझ रहे हो। नेटफ्लिक्स मूवी देखने आया, जो करने आया एंजॉय करे, वो खाना ऑर्डर करने आया, खाना ऑर्डर करे, किस तरह हो रहा है उसको क्या लेने देना है उसको। बोले भाई मेरा क्या लेने देना है भाई, मैं तो खाना खाने आया हूँ, तो मुझे क्या दिखा रहा है टेक्नोलॉजी। सही है। तो उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो डेवलपर्स का काम होता है टेक्नोलॉजी को इतना आसान कर देना, ऐसा कर देना इंफ्रास्ट्रक्चर को कि यूज़र को पता ही ना चले क्या हो रहा है पीछे। अब रिफ्रेश टोकन क्या करता है, जब ये टोकन एक्सपायर होता है, ठीक है, तो एक और एपीआई रिक्वेस्ट होती है रिफ्रेश टोकन की। उसमें ये टोकन जाता है और उस चीज़ को वेरीफाई करता है कि हाँ ये बंदे का टोकन एक्सपायर हुआ है और ये बंदा था। सही है। इसके साथ जब वो डिकोड करता है, आईडी मिल जाती है उसको। उसका काम होता है इस टोकन को दोबारा रिफ्रेश करना। सही है। ये टोकन एक्सपायर हो गया, डिलीट होता है, नया टोकन जनरेट करता है और दोबारा आके वो दोबारा सेव कर देता है। सही है। ये जो आपका 30-40 दिन तक या 100 या समझ लो साल तक जो आपका टोकन चल रहा है ना, उसका जो रीज़न है ना वो रिफ्रेश टोकन है, जो कि वो उसकी लिमिट ही साल तक की है, ठीक है। समझ रहे हो बात। अगर आपका जी नॉर्मल टोकन है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी एक्सपायरी डेट मैक्सिमम जो है ना हफ्ता होती है, यानी कि अगर हफ्ता हुआ ये एक्सपायर हो जाएगा, इससे ज़्यादा का इसकी लिमिट ही नहीं है। अब एक हफ्ते बाद सम टाइम ऐसा भी होता है एक दिन की होती है एक्सपायरी, आप खुद ही सेट कर लेते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे एक्सपायरी सेट होती है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। यहाँ पे पूरा इन्होंने बताया हुआ है किस तरह इसको यूज़ करना है, ठीक है। एल्गोरिथम यूज़ किया हुआ है इन्होंने, ये देखो ये आ रहा है ना डेट। सही है। ये जो डेट जा रही है, ये सारी चीज़ें, ये तो आईडी है, ठीक है। एक मिनट, ये देखो एक्सपायरी आ रही है, ये एक्सपायरी इन्होंने सेट करी हुई है। अब ये एक्सपायरी की बेस पे क्या होता है कि अगर आपने रखा हुआ है भाई एक दिन बाद, तो आपका जो टोकन है वो एक दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। सही है। एक दिन बाद आपका यूज़र लॉगआउट मार देगा, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसकी एप्लीकेशन उसको लॉगआउट मार देगी, क्योंकि आप एक्सेस ही नहीं दे रहे। जब तक हमारा यूज़र लॉग इन ही नहीं है, हम उसको एक्सेस नहीं दे रहे। सही है ना। ऐसा ही होता है ना, फेसबुक पे बगैर लॉगिन करे आप काम नहीं कर सकते। मेरे पास यहाँ पे अभी जैसे लिंक्डइन लॉगिन नहीं है, मैं लिखूंगा यहाँ पे, मुझे बोलेगा भाई लिंक्डइन लॉगिन करो, है ना। ऐसा ही है ना, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो यही चीज़ें होती हैं एक्सपायरी। अब एक्सपायरी जब हो गया तो आपको वो आगे बढ़ने नहीं देगा, बोलेगा भाई लॉगिन करो या जो है ना टोकन को रिफ्रेश करो। या तो आप लॉगिन करोगे, अब वहाँ पे स्मार्ट जो डेवलपर होता है वो पीछे लॉजिक ला के बैठा होता है कि जैसे इसका ये जो टोकन जो है ना रिफ्रेश हो जाए, सॉरी एक्सपायर हो जाए, तो आप रिफ्रेश टोकन की एपीआई आईडी मार देना और उसके अंदर ये टोकन चला जाएगा। वो फिर क्या करेगा, नया जो है ना टोकन रिफ्रेश करके भेज देगा आपको उसकी जगह, और वो अदर फेंक देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका यूज़र वहाँ से टोकन आगे पीछे हो भी गया और आप लॉग आउट होकर लॉग इन होकर भी चले गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही फास्ट काम होगा ये, ठीक है। लॉग आउट तो खैर वो करने ही नहीं देगा आपको, लेकिन क्या है पीछे पूरा का पूरा गेम हो गया, यूज़र को पता ही नहीं क्या हो रहा है। सही है। तो मुझे जो है ना एक अच्छी बात ये लगती है इस फील्ड में कि डेवलपमेंट में हम पीछे क्या कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं है, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। यानी कि आप हैकिंग भी कर सकते हो, किसी के यूज़र का डाटा भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। अब वही बात है, टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज अच्छा भी है और बुरा दोनों है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो आज क्लास थोड़ी थ्योरेटिकल वाली हो गई है। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है किसी भी एप्लीकेशन का चलने का, ठीक है। टोकन रिफ्रेश, दोबारा एक्सेस कर रहे हो, अब चलाते रहो, कोई इशू नहीं है, आपके पास चलता रहेगा। सही है। तो ये रिफ्रेश टोकन और टोकन चीज़ें हैं। अब
नेक्स्ट क्लास में फिर हम इन चीज़ों को देखेंगे, लॉगिन इन चीज़ों को, ठीक है। और अगर वहाँ क्लास होगी तो फिर तो मसला ही नहीं, हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पे लॉगिन वगैरह का सेटअप हमने किया हुआ ही है, तो हम लॉगिन को करते हुए जो है ना सेटअप कर लेंगे, ठीक है। हम कुछ बनाएंगे डाटा कुछ इस तरह का, अब देखो चैट ऐप के पीछे भी एक कहानी है, ये भी कैसे चल रहा है इसको भी देखते हैं। आपने एक मैसेज करने से पहले पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। यूज़र लॉगिन है तो यूज़र की सारी डिटेल आपके पास है, ठीक है। आपका यूज़र है, सही है, लॉगिन है। अब यूज़र की डिटेल्स है, यूज़र का नाम है आपके पास, ठीक है, नेम होगा आपके पास, ठीक है, जैसे कि इसका अली नाम है। दूसरा आपके पास उसकी आईडी होगी, आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, ठीक है। उसके लिए हम लोग UUID 4 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली क्या करता है, ये आईडी जनरेट करके देता है इस एल्गोरिथम के थ्रू। 128 बिट एल्गोरिथम यहाँ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरह की आईडी जो है ना जनरेट करके दे देता है। कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, ठीक है। तो ये भी वो नॉर्मली उस तरह की आईडी होती है जो कि एक बार जनरेट हो गई तो दोबारा जनरेट नहीं हो सकती, या आपको असाइन है तो और किसी और को असाइन नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये वो आईडी है, याद रखना, सही है, जो कि आईडी हमेशा यूनिक होती है। तो आपको इस तरह की कुछ आईडी वगैरह मिल जाएगी, कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम एक स्क्रीन बनाएंगे जिसमें हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास लॉगिन यूज़र्स हैं उनकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। जैसे मेरे पास है, एक है अहमद, ठीक है, एक कौन है हमारे पास, अली है, एक हमारे पास है ज़फ़र है, एक हमारे पास वलीद है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे यूज़र लॉगिन है। सही है, यूज़र हमारे पास लॉगिन होंगे। हम करेंगे क्या, जब हमारे पास ये वाली स्क्रीन जब हमारे पास लॉगिन कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन आएगी ये वाली, जिस तरह आपके व्हाट्सएप के अंदर आती है। हमारे पास मल्टीपल यूज़र आ रहे होते हैं कि ये आपके पास यूज़र्स हैं जो आपके पास ऐड है। तो हमने यहाँ पे हमें जो है ना यहाँ पे एक क्यूरी चलाएंगे, सही है, और फायर बेस से जो है ना सारे यूज़र्स को मंगवा लेंगे और उसको लिस्ट डाउन कर देंगे, ये यूज़र्स हैं, ठीक है। अब ये यूज़र आए हुए तो उनके साथ इनकी आईडीज़ भी आई होगी, इनका डाटा भी आया होगा, जो जो चीज़ें हैं। हम उस पर क्लिक करेंगे एक, ठीक है, और हम एक और स्क्रीन पे चले जाएंगे जहाँ पे हम यूज़र से क्या करेंगे, चैट, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़र से करेंगे चैट, सही है। ये वाली स्क्रीन होगी जिसमें आपके पास यूज़र आपका जो है ना चैट कर सकेगा, सही है, या आप उसके साथ चैट करोगे, ठीक है। अब ये चैट कैसे हो रही है, ठीक है, यानी कि मैंने अहमद के साथ चैट कर ली, ठीक है, कुछ ना कुछ XYZ बात किया, वापस आया, बाहर आया, अली के साथ खोलता हूँ, अली की चैट डिफरेंट आ रही है, आपकी चैट डिफरेंट आ रही है, अहमद की चैट डिफरेंट आ रही है। इसके पीछे क्या मैकेनिज़्म है, तो इसके पीछे मैकेनिज़्म ये होता है कि हमारे पास हम डाटाबेस में एक रूम क्रिएट करते हैं, रूम, जिसमें हम रूम में जो हमारा यानी आपकी आईडी, मतलब मेरी आईडी और दूसरे बंदे की आईडी, सही है, आपकी आईडी और दूसरे बंदे की आईडी, यानी कि मेरी आईडी थी, समझो ये कुछ मेरी आईडी थी, प्लस ये मैं दूसरे बंदे की आईडी थी। हम इसको एक प्लस करके, ये प्लस की जगह कुछ और हो गया, ठीक है। तो प्लस करके हम एक आईडी जनरेट कर लेते हैं, तो जिससे हमारे पास एक रूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिसको कुछ लोग थ्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये क्रिएट हो गया है थ्रेड, अब इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक होगा सेंडर और एक होगा रिसीवर, सही है, रिसीवर। और तीसरा आपके पास के अंदर क्या होगा, मैसेज। समझ आएगा नहीं, तो ये टेबल्स बन सकते हैं, आप इसको देखो ना, जैसे कि आपका एक यूज़र टेबल हो गया, ठीक है, और इस यूज़र के साथ आपका एक लिंक होगा, क्या, थ्रेड या रूम, सही है। इस रूम के अंदर सिर्फ दो ही बंदे होंगे, आप, यानी आप तो कहो, और दूसरा जिससे आप चैट कर रहे हो। अब चैट आप जैसे मिसाल में वलीद के साथ कर रहे हो, तो इस रूम में सिर्फ दो लोग होंगे, कौन होगा, कौन होगा, जल्दी बताओ,
आप हो गए और दूसरा वलीद, ठीक है। ये आपकी चैट हो गई इसके साथ, वलीद के साथ, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास मल्टीपल मैसेजेस होंगे, जो कि आपके और वलीद के मैसेजेस होंगे, सही है। अब कौन सा इसमें वलीद का है कौन सा आपका है, ये आपको पता करना पड़ेगा। कैसे कैसे सेट करोगे? सेंडर और रिसीवर की बेस पे ये इसकी कीज़ होंगे। यानी कि मैंने अगर मैसेज किया तो मेरी सेंडर की जगह आईडी चली जाएगी, सही है। और अगर वलीद ने किया है तो वलीद तो रिसीवर है, ठीक है, तो वलीद की आईडी चली जाएगी। अब जब नेक्स्ट टाइम वलीद रिप्लाई करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे वलीद की जगह क्या होगा, सेंडर की आईडी चली जाएगी। सेंडर की आईडी क्या जाएगी, सेंडर की आईडी की जगह चली जाएगी रिसीवर यानी वलीद की आईडी चली जाएगी, और रिसीवर की जगह मेरी आईडी चली जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, इसको बनाने का तरीक़ेकार है। समझ में आया या नहीं? नहीं आया? रफली समझा दिया है मैंने, लेकिन तरीक़ेकार यही है इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, ठीक है। किसी के पास अच्छा आइडिया है, अच्छी बात है भाई, लेके आ जाओ, उसमें बना लो आप, सही है। कोई सवाल है किसी का इस चीज़ से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड? इसको इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं, सही है। कोई सवाल नहीं किसी का? ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर आपका सवाल नहीं है तो ये है कि अभी प्रैक्टिस करो फिर चीज़ों की, ठीक है, साथ साथ चलते रहो। इतना सफ़र अगर आप लोगों ने तय कर लिया है तो आगे का भी सफ़र है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो भी कुछ चंद महीनों का ही है, 6-7 महीने का होगा, ठीक है। तो वो भी कंप्लीट करो, वो ज़्यादा आसान है, सही बता रहा हूँ आपको। यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया, आपको जावा से समझ में आ गई, आगे का सफ़र और आसान है, ठीक है। टेक्नोलॉजी को समझो और फिर कुछ बिल्ड करो और छापो पैसा, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज़।